आप हैं इस समय समाजशास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए आगे की जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। तो समाजशास्त्र पारिस्थितिक नरविज्ञान, सामाजिक पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समाजशास्त्र, इन नामों से भी पुकारा जाता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ भारत में सामाजिक समस्याएं हैं और विकास का जो मुद्दा है इस पर निर्भर है। @डॉक्टर त्रिपाठी सर यूट्यूब चैनल पर आपको ये बटन मिलेगा। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फर्रुखाबाद के डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ आप जुड़े हुए हैं। इस वक्त समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है और पेपर है, भारत में सामाजिक समस्याएं एवं विकास के मुद्दे। तो मैंने ये 3 बातें बताई थी कि पारिस्थितिक नृविज्ञान, सामाजिक पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समाजशास्त्र, ये भी नामों से इसे पुकारा जाता है समाजशास्त्र को। अंग्रेजी शब्द किसका? पारिस्थितिकी का। अंग्रेजी शब्द है वो इकोलॉजी, इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण, लेकिन परिभाषित करने का श्रेय जो है अर्नेस्ट हैकल को 1866 में हुआ था। ये जर्मनी के थे। लेकिन सर्वप्रथम अगर पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग करा था वो जर्मन हैंस रिटर ने किया था। लेकिन परिभाषित वाली बात जब आती है तो अर्नेस्ट हैकल का नाम आता है। शुरुआत में इथोलॉजी के रूप में से प्रयुक्त किया गया। क्वेश्चन है आपका शुरुआत में इकोलॉजी को किस तरीके से, किस शब्द से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस होंगे आपके पास, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 75 क्वेश्चंस होंगे। वैसे तो आपको 100 होंगे, उसमें से 75 करने होंगे, आपके पास चॉइस है। तो ये सर्वप्रथम जब शुरुआत हुई तब इसे इकोलॉजी को इथोलॉजी के रूप में प्रयुक्त किया गया। पर्यावास पारिस्थितिकी एक शब्द है, ये आवास से संबंधित पारिस्थितिकी को शो करता है। सामुदायिक परिस्थिति भी एक शब्द है, वो सामुदायिक इकाइयों के मान्यता और स्थिति और उसके उत्तराधिकार के अध्ययन से संबंधित कहलाता है। जनसंख्या पारिस्थितिकी को डेमोकोलॉजी भी कहते हैं और डेमोकोलॉजी कहते हैं, अर्थात जीवों की जनसंख्या बढ़ने, संरचनाओं तथा विनियमित करने के प्रकारों का अध्ययन है। विकासवादी पारिस्थितिकी प्रजातियों के और विकासवादी पारिस्थितिकी को अगर हम यूज करते हैं तो कहते हैं कि प्रजातियों के सामने आने वाली समस्याओं, तो विकास कब होता है? जब जो प्रजाति चल रही है उसमें कुछ समस्याएं आएंगी तो उससे उबरने के लिए कुछ नई थॉट्स, नई रिसर्च, नई खोज के साथ आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का अध्ययन जब किया जाता है तो इसे विकासवादी पारिस्थितिकी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगले टॉपिक में हम आते हैं सामाजिक पारिस्थितिकी। तो ये सामाजिक एवं पारिस्थितिकी शब्दों का 2 शब्द है इसमें। सामाजिक पारिस्थितिकी में एक सामाजिक और दूसरा पारिस्थितिकी, इन 2 शब्दों का योग। अक्सर पूछा जा सकता है ऑप्शन में विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो आप जब इसको समझ लें, स्वाभाविक रूप से जब किसी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह पर हट जाना, इसे आपको कहते हैं विस्थापन। विस्थापन के टाइप्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विस्थापन से आप इनमें से क्या समझते हैं? तो ऑप्शन ए स्वैच्छिक प्रवासी, ऑप्शन बी शरणार्थी, तीसरा आपका आपदा, या ये सभी। यहाँ पर प्रक्रिया से विस्थापित व्यक्ति हो सकते हैं, परियोजना प्रभावित लोग भी हो सकते हैं। तो इस टाइप से ऑप्शन और में चला जाएगा। पुनर्वास शब्द को रिहेबिलिटेशन कहते हैं इंग्लिश में, और ये सब हैबिलिटा से आया है निकलकर। इसका मतलब होता है क्षमता, यानी कि पुनः क्षमता प्राप्त करने के प्रोसेस रिहेबिलिटेशन कहलाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको वीक होते हैं और फर्स्ट ईयर उन्होंने किया और 12th का बोर्ड का परीक्षा हुआ और उन्होंने अपना आप को सही तरीके से सही निकल पाया, कोचिंग चलाई गई, उनको रिहेबिलिटेट किया गया और उनका फिर से पुराना कोर्स भी कवर करते हुए उनको
अगले के लिए रेडी किया गया। तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक दायरे में भी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि बहुत सारे लोग पिछड़े हो जाते हैं और समय में उनको फिर से और सुविधाएं दे करके उनको रिहेबिलिट किया जाता है, पुनर्स्थापित किया जाता है। इसी पे रीसेटलमेंट शब्द है पुनर्स्थापना, और यहाँ पर पुनर्स्थापना किसी प्रकार की अवस्था के कारण व्यक्तियों को किसी भी तरह की अवस्था हो जाती है तो व्यक्तियों को एक नए स्थान पर ले जाने का प्रोसेस है। संघीय स्तर पर पहला नीति मसौदा 1985 एक समूह द्वारा बनाया गया था, एनजीओ, लेकिन 1951 से लेकर के 1980 के बीच में यहाँ तक का प्रोसेस है डीपी और पीएफ का, वो जो था 40% से अधिक जनजातीय था। 1993 में दूसरा मसौदा हुआ और 1994 में तीसरा मसौदा हुआ। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके सामने आ रही है, NAPCC। ये कब शुरू हुई थी तो इसे कहोगे 2008, CCD 2008, यहाँ पे 1008 सुने होंगे, तो NAPCC 2008 नई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति लागू हुई है 2007 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। ISA का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी शुरुआत 30 जनवरी 2015 को होती है और ये भारत फ्रांस में हुई। 1000 से अधिक गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य है और इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। इसी के साथ मैं कुछ 2-4 बातें और बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। भूमि अधिग्रहण विधेयक 1998, जिसे व्यापक रूप में जन विरोधी माना गया। 2004 भारत ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति, अपना घर खोलने वाले भूमिहीन लोगों के लिए, जो अपना घर बनाना चाहते हैं वो भूमिहीन लोग, तो उनके लिए नया घर सहायता के लिए 25,000 रुपये सरकार की योजना रही। और खंड प्रभावित परिवार जो हुए, जिनको कृषि आय या दुकान निर्माण के लिए 10,000 न्यूनतम धन देने की व्यवस्था हुई। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना संशोधन विधेयक 2015, उस वक्त ग्रामीण विकास मंत्री थे श्री वीरेंद्र सिंह, 24 फरवरी 2015 को आया। DH मिडॉस आर एंडर्स 1972, इनके द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं इसे, ऐसी प्रक्रिया होती है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी संतति की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं, यानी कि जो वर्तमान है इसको तो करते ही करते हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर के जो डाटर्स यानी कि संतति हैं, पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी उनको कोई आवश्यकताओं में कठिनाई ना हो। जैसे कि कोई सड़क बनाई गई तो इस वक्त तो सड़क की सुविधा मिलती रहे, लेकिन आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल तक उस सड़क पर वो सड़क फ़ायदा दे। इस तरीके से आपको मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और सतत विकास का सर्वप्रथम प्रयोग 1980 में हुआ। कौन सी सन में हुआ पूछा जाए तो 1980 याद रखिएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा विश्व संरक्षण युक्ति यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी प्रस्तुत करने का समय था। ब्रैंड की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987, सतत विकास के 3 क्षेत्र, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था एवं समाज। सतत विकास के 3 क्षेत्र, कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज है। तीनों क्षेत्रों को 1979 में, कौन से में? 1979 में रेने पासेट द्वारा प्रस्तावित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सतत विकास के 4 आयाम माने गए। समाज, कौन से 4 पूछा जाए कितने आयाम है तो उसके आपको 4 है। अब वो 4 कौन से हैं? समाज है, पर्यावरण है, संस्कृति है और उसकी अर्थव्यवस्था है। ये सब आपस में जुड़े हुए, कोई किसी से अलग नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को सतत विकास लक्ष्य SDG कहा जाता है। न इसमें 193 सदस्य देश रहे और सितंबर 2015 में इसके बारे में स्वीकार किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ है।
अब मूल में इसके SDGs के देखेंगे तो 8 लक्ष्य थे जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों से लिए गए थे, और वास्तव में इसमें जो है 17 इसके लक्ष्य हैं तरीके से, लेकिन इसमें से 8 जो हैं सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए लिए गए। और सतत विकास से संबंधित सिद्धांत अगर पूछे जाएंगे तो वो 5 हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो हरित गृह प्रभाव का ही दुष्परिणाम है। और प्रमुख हरित गैसें जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल की स्थापना 1988 में हुई। अब समस्या क्या है कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप कंटिन्यू अपने कॉलेज के ग्रुप पर और डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, फिर कोई मत कह, इसीलिए कहते हैं पढ़ते रहना, जो खबर हम देते रहें उसको समझते रहना और सतत विकास की तरफ बढ़ते रहना। फिर मत कहना कि चिड़िया चुंग गई खेत, समय रहते जागरूक रहना। बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक।